वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित करंट अफेयर जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित है। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अंत में चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है हम सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। पहला न्यूज है टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो नाविक सैटेलाइट के बारे में है। इसरो के द्वारा नाविक सैटेलाइट, आप लोगों ने आईआरएनएस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। आईआरएनएस जो हमारा इंडियन रीजनल, अगर हमारी नाविक सैटेलाइट है, खास करके नेविगेशन सिस्टम हमारा भारत का, उससे संबंधित न्यूज है। दूसरा, सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग्स को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, खास करके 6 मेट्रोपॉलिटन शहर में। और इंटरनेशनल न्यूज है कि यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया है, ऐलान किया है। और कल से बजट आने वाला है, उसकी ग्रोथ और डिक्लाइन के बारे में, और थोड़ा सा पॉलिसी फार्मर वेलफेयर से संबंधित भी हम बात करने वाले। एक एक करके इस न्यूज को हम समझेंगे, जानेंगे क्या है ये न्यूज। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पहला इसरो में, इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। आपको बताऊं कि पूरे विश्व में, खास करके भारत का इसरो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। इसरो ने, आपको बताओ, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वेडनेसडे को मॉर्निंग में एक हिस्टोरिक लॉन्च किया। हम लोगों ने 100 मिशन पूरा किया। 100 ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोगों ने भेज दिया है। GSLV F-15 ने लिफ्टिंग ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हम लोगों ने भेजा, और ये 100 सैटेलाइट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे भारत के इतिहास में एक तरीके से लैंडमार्क होगा। दूसरा बात है कि ये लॉन्च हुआ है, एक लॉन्च व्हीकल इंडिजिनियस क्रायोजेनिक स्टेज में, जो स्पेस अब सेकेंड लॉन्च पैड के 6.23 यानी कि 6:30 बजे करीब करीब ये हुआ आपका। डॉक्टर नारायण जो कि चार्ज हैं स्पेस एजेंसी के, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 100 लॉन्च किया है और 548 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हमने ऑर्बिट में भेज दिया। लॉन्च 100 और सैटेलाइट 548 से भी ज्यादा। कहा कि भाई ये सेकंड सैटेलाइट जो एनवीएस सीरीज का है, जो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशंस में, नाविक में उन्होंने भेजा है। इसरो ने ये भी कहा कि जो नाविक है इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। जैसे आपको बता दूं कि अमेरिका का जीपीएस है, आप उसी प्रकार से रशिया का अपना है, और उसी प्रकार से चाइना का अपना है, वैसे ही भारत का अपना इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम आईआरएनएस या नाविक भी कहते हैं। तो वो है, तो एक बहुत बड़ा हमारी ये जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज है, नाविक को 2 टाइप के स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है। एक तो है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि पहली बार इस तरीके से आप समझो कि टोटल मिलाकर के 7 सैटेलाइट्स हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में। 3 जो है आपका जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है। टोटल मिलाकर 7 हैं आपका। पहला स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड आपका, जो खास करके मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए यूज होता है, रेस्ट्रिक्टेड। और एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग जो सभी लोग इसका यूज करेंगे। और करीब करीब हमारे भारत के 1500 किलोमीटर के अराउंड में जो एरिया है, उन सारे 1500 किलोमीटर के एरिया तक के वो कवर करेगा आपका। ठीक है। उसी में पहली बार हम लोगों ने इंडिजिनियस एटॉमिक क्लॉक को भी हम लोगों ने भेजा था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है। अब चलो दूसरा न्यूज जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली मैनुअल जो स्क्वेंजिंग है 6 मेट्रोपॉलिटन शहर में पूरी तरीके से बंद कर दिया। आप सबको समझना चाहिए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीना उसका अधिकार है। तो आजकल जो है हम लोग सीवर में, या आप कह सकते हैं कि
हम लोग मैन होल में आप लोग चले जाते हैं और वहां की गंदगी साफ करते हैं, वहां पर कभी कभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ऑर्डर दिया कि खास करके भारत देश में जो टॉप मेट्रोपॉलिटन शहर है उसमें पूरी तरीके से मैनुअल स्क्वेंजिंग समाप्त हो जाएगी। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है खास करके गटर में अंदर घुस करके उसकी सफाई करता है। हम बिना ये परवाह किए भी हुआ कि गटर के अंदर जाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, चाहे हजार्डियस गैस के कारण या किसी भी कारण से। तो खास करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में पूरी तरीके से मैनुअल स्क्वेंजिंग को समाप्त कर दिया है। सेंटर के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जो है रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था कि भारत में पूरे 775 जिला है, जिसमें से यहां पर कहा उन्होंने कि रिपोर्टेड दैट आउट ऑफ 775 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, जिसमें से 465 हैव बीन नॉट रिपोर्टेड टू एनी मैनुअल स्क्वेंजिंग का कोई रिपोर्ट नहीं है। दिसंबर 2024 को हियरिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लेम किया फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, डिग्निटी को। इसने कहा कि भैया प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्क्वेंजर और रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कहा था कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है काम करते। फिर आगे चलकर इससे संबंधित ये कहा गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है डिग्निटी के साथ। तो जिस प्रकार से यहां पर कहा गया कि जो प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्क्वेंजर दियर रिहैबिलिटेशन 2013 के अंदर में इसको लेकर के आया गया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग भारत में प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है। 6 दिसंबर 2013 को इफेक्ट में आया था। हालांकि आपको बता दूं कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में कहता है कि हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। डिग्निटी यानी कि कह सकते हैं कि प्रेस्टीज के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 23 में भी यह कहा जाता है कि एक तरीके का फोर्स लेबर भी प्रोहिबिटेड है मजबूरी में। आर्टिकल 70 में अनटचबिलिटी का भी बात करते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग। आर्टिकल 14 में यह भी कहता है कि संविधान की नजर में सब बराबर है, इक्वालिटी है। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, लाइफ, लिबर्टी और हेल्थ से संबंधित भी है। तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है आपका, है ना। एक फोर्स लेबर के भी प्रोविजंस की बात यहां पर करता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैनुअल स्क्वेंजिंग खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और मशीनरी तरीके से करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है आपका अमेरिका से संबंधित। आप लोगों ने न्यूज सुना हुआ, कई बार हमने चर्चा किया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और प्रेसिडेंट बनते ही अपना इन्होंने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। कमाल क्या कहिए, एक तरीके से नादानी भी कर सकते हैं या स्वार्थ भी कर सकते हैं या बेपरवाह भी कर सकते हैं कि उनको किसी और से मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने यह डिसीजन किया कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स जो है पेरिस एग्रीमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी, जिस पर एक साल में लीगली इट विल बी लीगली कम्स इन इफेक्ट ऑफ 1 ईयर। पूरी तरीके से जब बाहर निकल जाएगी तो जिस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब उनको परवाह नहीं होगा। पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि साहब जितना चाहे उतना पोल्यूशन कर सकते हैं अपने देश में। आपको बता दूं कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट नेशन है, और रिचेस्ट नेशन है और कह सकते हो कि एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वेल्थ भी है आपका। हाईएस्ट एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा है। तो जीडीपी सबसे ज्यादा है, रिचेस्ट है, वेल्दीएस्ट है, तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा फैलाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन भी करेगा सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड से 5th ऑफ कम्युलेटिव इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल एरा के डेट में। तो जाहिर सी बात है कि इनको भी भाई यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज
का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। बट उन्होंने कहा कि हम फॉलो नहीं करेंगे, यूएसए साइनेटरी है, हम फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, जो मर्जी होगा वो करेंगे। मतलब पेरिस एग्रीमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ दिया। उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री को। हर चीज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सोच सकते। अमेरिका अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, उसको लग रहा है कि भैया जब पेरिस कन्वेंशन से हम बाहर निकलेंगे तो डेवलपिंग कंट्री को पैसा नहीं देना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। तो ये तो गलत है, बंधन नहीं होगा। बंधन ऐसे कैसे पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किए जाएंगे, पर हम उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कमबख्त को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज जो है लीगली बाइंडिंग है, ग्लोबल एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी का 2015 में इसको एडॉप्ट किया गया था और ये यूएनएफसीसी COP21 के तहत इसको एडॉप्ट किया था। इनका मानना था कि भैया 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाना है उसको। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एक एम्बिशन के साथ आपका क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके इसको लेकर के आया गया था। पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर हम लोग ग्रीन हाउस गैस को रिमूव करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करते हैं और उसके लिए डिफरेंट टाइप के कदम उठाने की कोशिश हम लोग करते हैं। आपका अमेरिका जो है इससे बाहर निकलना चाह रहा है। यही बातें, यही कहानी है, लंबा चलेगा। बहुत सारी बातें यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है यूएनएफसी से रिलेटेड, उसको अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा। चलिए थोड़ा सा हम बजट को देख लेते हैं। आपको बता दूं कि 1 फरवरी से भारत में बजट की शुरुआत होने वाली है और अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता कि बजट में क्या होगा। हालांकि हम डिस्कशन करेंगे बजट को अपने प्लेटफॉर्म पर। तो इंडियन इकोनॉमी जो है आपको बता दूं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के अंदर में। तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो इकोनॉमी, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है के अकॉर्डिंग देखा जाए स्लो डाउन काफी था। इस बार क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना नहीं होगा, समथिंग यूनिक होगा ऐसा लग रहा है। 2004 से 11 में ग्रोथ फेज थोड़ा यूनिक था, इस बार कितना होगा नहीं पता। लेकिन देखा जाए एक्चुअली जो है ये आर्टिकल का कोई मतलब भी नहीं है, परंतु फिर भी हम इसके आधार पर कह सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना होगा, कल आने वाले में कितना होगा। एक तरीके का चॉइसेस है, इसको बताने की कोशिश किया। अभी 2-3-4 दिन तक लगातार बजट 1 सप्ताह तक चलेगा, चलता ही रहेगा। छोड़िए उसको, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले बजट में। कोई मतलब एग्जाम में इससे तो पूछने वाला है नहीं, लेकिन इससे पूछेगा। अभी जो है लास्ट यूनियन बजट थोड़ा सा सर्वे किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो लास्ट यूनियन बजट जो है फूड सब्सिडी को लेकर है कि पिछले बार 7,082 करोड़ फूड सब्सिडी पर था। आप 24,894 करोड़ जो था, एक कह सकते इस पर भी था। और सेंटर ने अलोकेशंस किया है जॉब गारंटी के लिए 86,000 करोड़ का था, लेस देन अमाउंट ऑफ प्रोग्राम प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। ओवरऑल अलोकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2019 में 5.44% का था, लेकिन 2024 में घटकर 3.15% हो गए थे। ये कहा जा रहा है कि इस बार क्या रहेगा, देखा जाए आपका ओवरऑल के। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो खास करके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो 1,04,74 किसान और एग्रीकल्चर वर्कर ने सुसाइड किया है। 2015 से लेकर 2022 तक के बीच में 1,04,74 किसान ने सुसाइड किया है। मतलब कह सकते हैं कि जो सरकार बजट को अलोकेट कर रही है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसी प्रकार से आपका ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करें तो भारत का जो रैंक है आपको 127 देशों में भारत का रैंक 105 में है, 105वें नंबर पर है, यानी देश के अंदर में भूखमरी ज्यादा है। अगर उसी प्रकार से 2025 के बजट में मोदी सरकार जो है 2024 में उन्होंने अनवील किया था नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कोई काम का नहीं हुआ। 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स पर भी काफी चर्चा हुई, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बिल थी। और संयुक्त किसान मोर्चा जो है 2020 में उसको रिपील करने की कोशिश की गई आपका। इसके अलावा एमएसपी को लेकर काफी चर्चा में रहा। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को लेकर के अगर देखा जाए तो रेट C2 प्लस 50% की बात यहां पर देखने को, उसको लीगल बात स्वामीनाथन कमेटी ने जिसको कहा था कि भाई, तो उसको लीगल की बात, तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हुआ। इस बार के बजट में देखा जाए कि क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी ध्यान सरकार का है या नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही। तो ये था इससे संबंधित। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, और जैसे ही बजट आता है तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही।
हमें विदा कीजिए और आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।